प्रिया धमीजा हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स रूम। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है आपका इंटरेस्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, बीकॉम स्टूडेंट्स जो है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देने हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स ही। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यहाँ पे करवा रही हूँ। आई होप आपको मेरे लेसन अच्छे लग रहे हैं। लेसन अच्छे लगते तो प्लीज लेसन को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उनका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज इस चैनल को आगे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमारा इंटरेस्ट का, जिसमें आप इंटरेस्ट के बारे में और थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हो। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जो केन्स की थ्योरी है, जो आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ये नहीं है कि क्लासिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट का टॉपिक पूरा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझिए, आपको 5 मार्क्स में ये क्लासिकल थ्योरी भी आ सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि इंटरेस्ट क्या है और क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के बारे में। देखो, इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट एक ऐसा प्राइस है, हर एक चीज का हमें प्राइस पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हो, उसके लिए पे करते हो। तो अगर देखो, आप लैंड यूज कर रहे हो, लैंड को यूज करने के लिए कुछ आपने प्राइस पे किया, उसको हमने रेंट बोल दिया। लेबर की आपने जो सर्विस ली, उस सर्विस के लिए जो आपने पे किया, वो उसके वेजेस हो गए। तो जब आप किसी का पैसा लेते हो, किसी की मनी लेते हो, किसी की मनी को एज अ कैपिटल यूज करते हो, यूज करने के लिए लेते हो, तो आपको वहां पे जो प्राइस पे करते हो, करना पड़ता है, उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। उसी तरह से जो एंटरप्रेन्योर होता है हमारा, जो हमारे फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से, मैन, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उसको क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो उसी तरह से हमें इंटरेस्ट का पढ़ना है टॉपिक। तो जो आप प्राइस पे करते हो, किस लिए, फॉर द यूज ऑफ लोनेबल फंड्स। लोनेबल फंड्स जो आपने लोन लेके रखा हुआ है, आप उसके लिए जो प्राइस पे करते हो, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और ये जो लोन है, आपने क्यों लिया, आपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लिया है, किसी और काम के लिए नहीं। ये नहीं है कि लोन लेके आपने घर बनाना शुरू कर दिया, नो। आपने प्रोडक्शन प्रोसेस, आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाना है, तो उसके लिए जो आप प्राइस पे करते हो उस लोन के लिए, उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो पेमेंट मेड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अ कैपिटल इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। बाय कैपिटल वी मेक द यूज ऑफ मॉनिटरी कैपिटल ओनली फॉर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो कैपिटल का यहाँ पे मतलब है कि मॉनिटरी कैपिटल, एक इसी टाइम पीरियड के लिए। इंटरेस्ट को समझने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कैपिटल का मीनिंग है, वो मॉनिटरी कैपिटल है। आपकी कैपिटल तो और भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने मॉनिटरी की बात करनी है। तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज पर ईयर। पर ईयर हम परसेंटेज में दिखाते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी और ऑफ फंड्स फॉर अवर बिजनेस, फॉर द अदर यूज वी बोरोड इट फ्रॉम द अनदर पर्सन एट अ गिवन रेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो किसी एक टाइम पीरियड के लिए जब हमारे पास बिजनेस में पैसे नहीं होते, तो हम किसी से क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, ताकि हम अपनी उस बिजनेस की जो नीड है उसको पूरा कर सकें, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस लॉ नहीं है, यहाँ पे और है, ठीक है। और बिजनेस, और ये सॉरी, तो यहाँ पे आपको बिजनेस और बताया हुआ है, बिजनेस और, ठीक है। एंड फॉर द यूज ऑफ अदर यूज, बिजनेस के लिए हम यूज करें, हम किसी से पैसा बोरो कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो उसके लिए हम जो पे करते हैं प्राइस, उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो मेनली इसमें 2 पार्टीज होती है। एक होता है लेंडर, जो पैसे देता है। सेकंड होता है बोरोवर, जो पैसे बोरो करता है, मनी को बोरो करता है। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। जिसको पैसे चाहिए उसको पैसे मिल रहे हैं, जिसको पैसे के ऊपर कुछ अर्न करना है, तो वो अपना अर्न कैसे कर रहा है, पैसे को दे के कर रहा है, ठीक है। तो borrower pays some fixed extra amount along with the borrowed money after a specified time period. That extra money is called the interest. तो कुछ टाइम पीरियड के बाद जब हमारा ये प्रॉमिस पूरा हो जाएगा, हमारी नीड पूरी हो जाएगी, तो जिसने पैसे बोरो किए होंगे, वो पर्सन बोरो किए हुए पैसे को तो वापस करेगा, प्लस साथ में एडिशनल मनी भी वापस करेगा
एक्स्ट्रा मनी वापस करेगा, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये हमें क्यों पे करनी पड़ी एक्स्ट्रा मनी? द लैंडर हैज टू मेक द सैक्रिफाइस ऑफ हिज मनी। उसने पहली बार अपन जो पैसा वो खुद यूज कर सकता था, खुद की कंजम्पशन के लिए यूज कर सकता था, उसने खुद कंज्यूम नहीं किया, उसने आपको यूज करने के लिए दे दिया। एंड जो उसने सेक्रीफाइस किया है उसके बदले में उसको जो मिलता है, उसको जो भी रिवार्ड मिलना चाहिए, जो भी मिलता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। पहली बात उसने सेक्रीफाइस किया, अपना कंजम्पशन होके आपको दिया, देन आपकी नीड भी पूरी करी, फिर उसने रिस्क भी बियर किया कि अगर उसका ये पैसा डूब जाता तो, अगर आप वापस देने पैसे नहीं आते तो इस सब का ये रिवॉर्ड तो उसको मिलना चाहिए था, तो उस रिवॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही है और क्लास अच्छे से समझ में आ रही है। तो ग्रॉस इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ग्रॉस इंटरेस्ट इंक्लूड्स द पेमेंट फॉर द लोन ऑफ कैपिटल, payment to cover the risk of loss which may be personal risk और business risk, payment for the inconvenience। ये वही सारी चीजें हैं कि देखो आपको जो है पेमेंट जो है आपको मिली थी, उसके बदले में जिस पर्सन ने आपको पेमेंट दी है, अपने पैसे दिए हैं यूज करने के लिए, तो उसने कितना कुछ बियर किया है, उसने सैक्रिफाइस किया, रिस्क को उठाया। वहां पे पर्सनल रिस्क भी हो सकता है, बिजनेस रिस्क भी हो सकता है। पर्सनल रिस्क ये हो सकता है कि अगर आप खुद ही पैसा देने वापस नहीं आए तो। बिजनेस रिस्क उसका ये भी हो सकता है कि अगर देखो जिस बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो वो बिजनेस ही डूब गया तो फिर आप पैसे कहाँ से वापस करोगे? नहीं करोगे। ये सारी चीजें उसने है बियर करी है। ठीक है, तो उसके लिए उसको जो रिवॉर्ड मिलता है, जिस सबके लिए वो पेमेंट करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इंटरेस्ट। तो टोटल पेमेंट मेड बाय द borrower टू द lender फॉर द यूज ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड द ग्रॉस इंटरेस्ट। तो जितनी भी वो पेमेंट करता है, टोटल पेमेंट जो लैंडर को borrower पे करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट के बीच में कौन कौन सी आइटम्स आ जाती है? तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ग्रॉस इंटरेस्ट के बीच में। तो ग्रॉस इंटरेस्ट में सबसे पहले आता है आपका पेमेंट फॉर द रिस्क। तो क्यों, देखो सिंपल सी बात है, लैंडर है जो वो रिस्क उठा रहा है, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल है उसको ड्यू टू द ट्रेड रिस्क और पर्सनल रिस्क। कोई भी रिस्क जो मतलब ट्रेड रिस्क जो बिजनेस के साथ रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल रिस्क है। तो ट्रेड रिस्क का मतलब तो यही हुआ ना, रेफर्स टू द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के बारे में आपको नहीं पता। जिस बिजनेस में, मान लो मैं लैंडर हूँ, मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आप जिस बिजनेस में मेरा पैसा लगा रहे हो, अगर वो बिजनेस के प्रॉफिट्स नहीं हुए तो मैं अपना पैसा कैसे वापस लूंगी आपसे? तो मुझे उस चीज का थोड़ा सा डर है, वो रिस्क है। ठीक है, मुझे रीपेमेंट का थोड़ा सा डर है। तो पर्सनल रिस्क हो सकता है आपकी डिसऑनेस्टी की वजह से, अगर आप ही कल को मुकर गए तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने रिफ्यूज कर दिया पैसे वापस देने से, तो फिर मुझे वो भी रिस्क बियर करना पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा पेमेंट फॉर द रिस्क, जिसमें हमने बिजनेस रिस्क और पर्सनल रिस्क की बात करी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास नेट इंटरेस्ट है। तो नेट इंटरेस्ट इज दैट विच इज पेड फॉर द यूज ऑफ द सर्विसेज ऑफ मनी अलोन। जो खाली सिर्फ मनी यूज करने के लिए हमने दी है। मनी यूज करने के लिए मतलब अगर ये सारी चीजें ना होती, रिस्क वगैरह ना होती, अगर सिर्फ आपको पैसा यूज करने के लिए दिया जा रहा है, अगर जैसे आपने लैंड यूज करने के लिए लिया है, तो वो हो गया सिर्फ और सिर्फ लैंड के लिए जो आप पे कर रहे हो, वो हो गया आपका रेंट। अगर हम दूसरे की बात करें, अगर साथ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ट्यूबवेल्स वगैरह भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो आपका बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट रेंट। मतलब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा ना बीच में कि मुझे उसके ऊपर कितने पैसे लेने, कितना इंटरेस्ट लेना है। तो उसी तरह से अगर हम सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, वो बन गया हमारा ग्रॉस इंटरेस्ट। अगर हम खाली उसको यूज करने के लिए ले रहे हैं, तो वो बन गया हमारा नेट इंटरेस्ट। पेमेंट फॉर द इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस तो होती है, रिवार्ड मिलना चाहिए फिर उसको जो पैसे अपने दे रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो लेंडर है उसको भी तो थोड़े बहुत पैसे, अपनी जरूरत उसकी भी तो राइज हो ही सकती है, अर्जेंटली उसको भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अपना पैसा होते हुए भी वो आपसे एकदम से वापस नहीं मांग सकता, उसको भी इनकन्वीनियंस होना पड़ रहा है, तो उसके लिए उसको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो कि आपका ग्रॉस इंटरेस्ट में आ जाता है। ठीक है, पेमेंट फॉर द मैनेजमेंट, उसने बहुत ही कुछ मैनेज किया हुआ, लैंडर को प्रॉपर अकाउंट्स और बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो सकती है रिगार्डिंग द लोन्स, रिसीप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट एंड ऑल। ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो हो गया आपका इंटरेस्ट। अगर हम बैंक की बात करें, बैंक से आपने लोन लिया है,
हमने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, तो बैंक सब कुछ कितना सारा कुछ मेंटेन कर रहा है, तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना, वो इंटरेस्ट करता है हमसे चार्ज। पेमेंट फॉर द वही हो गया। समटाइम द लैंडर हैज टू सेट द लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। कभी कभी लैंडर्स को लीगल प्रोसीडिंग भी करनी पड़ती है। अगर कोई पर्सन, कोई बॉर्वर है जो पैसे लेके मना कर दे, रिफ्यूज कर दे पैसे देने, तो फिर लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट लेना पड़ता है ना। तो फिर वहां पे जो है जो हमें स्यू वगैरह करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें मतलब कि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये ग्रॉस इंटरेस्ट में आ जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। ग्रॉस इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट हो सकता है 5 मार्क्स में मिल जाए, क्लासिकल थ्योरी भी मिल सकती है, इनका डिफरेंस भी मिल सकता है। तो नेट इंटरेस्ट क्या हुआ? नेट इंटरेस्ट इज अ पेमेंट फॉर द लोन ऑफ कैपिटल व्हेन नो रिस्क, नो इनकन्वीनियंस अपार्ट फ्रॉम विच दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द सेविंग and no work is entitled on the lender, hence net interest is the amount which is paid only for the use of money। बाकी की कुछ भी चीजें नहीं है, खाली पैसे के लिए जो आप पे कर रहे हो वो है आपका नेट इंटरेस्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ सकता है? ग्रॉस इंटरेस्ट है जो थोड़ा सा क्या हो गया, फ्लेक्सिबल है। नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर एंड लेस कांस्टेंट, ठीक है। और ये वाइडर टर्म है, ग्रॉस इंटरेस्ट वाइडर टर्म है, ये नैरो टर्म हो सकती है, उसमें रिस्क वगैरह आ जाता है, इसमें वो ग्रॉस इंटरेस्ट रिस्क वगैरह को इंक्लूड करता है, ये एक्सक्लूड करता है। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो फैक्टर होंगे, जो जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रॉस इंटरेस्ट। जितना ज्यादा रिस्क होगा, मतलब जितने ज्यादा ये नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा ग्रॉस है ज्यादा चला जाएगा। अगर नेट इंटरेस्ट की बात करें, वो खाली डिमांड और सप्लाई के कारण ही डिटर्मिन हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेट इंटरेस्ट एंड ग्रॉस इंटरेस्ट। तो आगे बात कर रहे हैं फैक्टर्स विच क्रिएट द डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके कारण जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग हो सकता है, कहीं पे हाई हो सकता है, कहीं पे लो हो सकता है। सिंपल से पॉइंट्स है, देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो व्हेन द लिक्विडिटी ऑफ अ मॉर्गेज आर्टिकल और अ सिक्योरिटी इज हाई। जब देखो आप कोई सिक्योरिटी रख के लोन ले रहे हो, जब उसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है। अगर आप मेरे पास अपना गोल्ड वगैरह रख के जाते हो, हाउस की प्रॉपर्टी रख के जाते हो, वो मॉर्गेज आर्टिकल से बहुत ज्यादा हैवी वैल्यू के है, लार्ज अमाउंट की वैल्यू के है, तो वहां पे जो है मुझे रिस्क कम होगा। रिस्क कम होगा तो वहां पे आपका जो लोन है हो सकता है वो भी आपका कम हो, ठीक है। क्यों? अगर कोई डिफॉल्टिंग का केस बनता भी है, आपकी जो वैल्यू हमारे पास पड़ी है, जो हमारे पास सिक्योरिटीज पड़ी हैं, वो वैल्यू ज्यादा है। आपने मेरे पास मॉर्गेज एसेट्स रखे हैं 15 लाख के, लेकिन आपने जो लोन लिया है हो सकता है कि वो अपने 10 और 12 का लिया हो। जो वैल्यू है हो सकता है कि आपने 20 का लिया हो, मुझे रिस्क वहां पे कम है, डूबेगा तो 5 लाख ही डूबेगा, ज्यादा नहीं मेरा डूबेगा। 15 लाख की तो वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, तो वहां पे जो इंटरेस्ट है वो आपका कम हो जाता है, लो इंटरेस्ट। और उसके ऑपोजिट हाई होगा जब आपके जो आर्टिकल्स वगैरह है उसकी वैल्यू लो है, ओके। इंटरेस्ट रेट इज हाई व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ लोन इज अ लॉन्ग। जब आप लंबा टाइम के लिए अपना पैसा यूज करने के लिए दे रहे हो तो वहां पे हाई होगा। अगर कम के लिए दे रहे हो, शॉर्ट टर्म है, तो वहां पे कम होगा। इफ loads of management expenditure are incurred by the lender then the rate of interest is high। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़े लेंडर को, जो पैसे आपको दे रहा है, तो वो सारा खर्चा कहाँ से निकालना है? उसने इंटरेस्ट से ही निकालना है, तो वहां पे इंटरेस्ट आपका हाई होगा। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं। ये मैं ना आपको पीडीएफ का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे के देखते हैं, आप सिंपल से पॉइंट्स है ये आप देख लेना, ठीक है। तो आगे बात कर रहे हैं हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आपके पास दो मेन थ्योरीज आ जाती है, क्लासिकल थ्योरी और नियो क्लासिकल थ्योरी। तो जो क्लासिकल थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल थ्योरी है। तो ये जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स इन्होंने दिया है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रियल फिनोमिना है, डिपेंड करता है रियल फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो रियल फैक्टर है इंटरेस्ट, तो ये रियल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, सेविंग एटसेट्रा। द मनी इज बोरोड फॉर द प्रोडक्टिव पर्पज ओनली। तो ये कहते हैं कि जो हमने मनी बोरो करी है वो सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पज के लिए करी है, बिजनेस के लिए करी है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन होगा वो भी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल के कारण ही होगा,
ठीक है। तो डिमांड फॉर कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाले कितने हैं, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वही बंदा डिमांड करेगा। और सप्लाई, सप्लाई किसके पास होगी, जो बंदा सेव कर रहा है पैसे को, वो पैसे को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो जहां पे ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं आपके, डिमांड और सप्लाई आपकी इक्वल होती है, वो आपका पॉइंट बन जाएगा इंटरेस्ट का। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा जो मेन पर्पस है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन बाय वेयर द डिमांड ऑफ कैपिटल मीन्स टू से इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द सप्लाई ऑफ कैपिटल, that is saving. Therefore, for the determination of rate of interest, it is important to study the demand for capital and supply of capital. तो इसके लिए स्टडी करना जरूरी है। तो डिमांड फॉर कैपिटल क्या है? डिमांड फॉर कैपिटल का मतलब है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जो हमने डिमांड करनी है, हमने इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करनी है, इन्वेस्टमेंट इन सम प्रोडक्टिव पर्पस, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए करनी है। तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर होगा वो डिमांड करेगा कैपिटल की, बिकॉज उसको प्रोडक्टिविटी करनी है। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर एम्प्लॉयड, इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। A rational producer employ the units of capital up to the point where marginal productivity of capital is equal to the rate of interest. सिंपल सी बात है। देखो DMU डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कैपिटल लगाते रहोगे, यूनिट्स लगाते रहोगे, तो कहीं ना कहीं जाके आपकी जो है वो रिटर्न कम होनी शुरू हो जाएगी आपकी। तो जो एक अच्छा वाला प्रोड्यूसर है, रैशनल प्रोड्यूसर, सूझबूझ वाला प्रोड्यूसर है, वो उतना ही इन्वेस्ट करेगा जब तक आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल ना आ जाए। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको ज्यादा पड़ रहा है, तब वो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड क्यों करेगा? क्योंकि उसके पीछे तो डिमांड है ही नहीं है। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी कम है तो फिर वो थोड़ी डिमांड करेगा। तो जब वो इक्वल हो जाएंगी तब वो उतना ही डिमांड करेगा। ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइंस, ही शैल एम्प्लॉय मोर यूनिट्स ऑफ कैपिटल ओनली इफ दे आर अवेलेबल एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर उसकी कम है तो वो नहीं लेगा। अगर उसको मिल भी रहे हैं तो वो तब ही लेगा जब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है वो कम होगा। वो ज्यादा भी क्यों लेगा? नहीं लेगा वो। तो दोनों के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न and capital. Demand curve for the demand for capital curve for the investment curve slopes downward from left to right. वो नीचे की ओर आती है। क्यों आती है नीचे की ओर? क्योंकि जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है अप टू दैट पॉइंट। तो उसके बाद फिर वो डिमांड नहीं करेगा। जब वो जैसे जैसे कम होता जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। जैसे प्राइस ज्यादा हो गया तो डिमांड वो कम कर देगा। अगर यहाँ पे प्राइस की बात ना करें, इंटरेस्ट की बात करें, अगर इंटरेस्ट आपका है वो ज्यादा हो गया तो फिर थोड़ी वो डिमांड ज्यादा करेगा, वो डिमांड कम करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट डाउन चला गया तब वो डिमांड ज्यादा करेगा उस टाइम पे। तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। तो डिमांड फॉर कैपिटल इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। द डिमांड फॉर कैपिटल इज लो, ऑन द कॉन्ट्ररी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड फॉर कैपिटल इज हाई। तो डिमांड कब है जो आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की वो डिक्लाइन होती है। तो ही शैल एम्प्लॉय वन मोर यूनिट्स ओनली, तो ये हो गया हमारा। ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि जो डिमांड फॉर कैपिटल है, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। तो ये किसका फंक्शन हुआ? ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? आर के ऊपर करती है। आर इज अवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर डिक्रीज हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो डिमांड है जो डिमांड फॉर कैपिटल वो नीचे आ जाएगी। इसको आर लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आई इन्वेस्टमेंट होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नीचे आएगा तो डिमांड फॉर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सप्लाई फॉर कैपिटल के लिए। सप्लाई का मतलब क्या हुआ, कहाँ से आती है सप्लाई? सप्लाई फॉर कैपिटल, कैपिटल क्या है? मनी ही है हमारी। तो ये कहाँ से आती है? फ्रॉम द सेविंग्स ऑफ पीपल। सेविंग्स, सेविंग क्या होती है? सेविंग्स आर द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। मैंने कमाया 10,000, बीच में से मैंने 8,000 ही कंज्यूम किया, तो बाकी 2,000 मैंने क्या कर लिया? सेव कर लिया। तो सेव मैं क्यों कर लूंगी? अगर मुझे इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ज्यादा मिलेगा। अगर मुझे कोई बोलेगा या मुझे बैंक वाले बोलेंगे कि हम आपको 8% देंगे, तब मैं यहाँ पे सेव करना शुरू कर दूंगी। अगर वो बोले मैं 2%, 1% दूं, तब मैं सेव करूंगी? नो। इतना तो मैंने कमाना नहीं है जितना मैंने अपने ड्रीम्स, अपने विशेष को दबा के ये पैसा सेव करना है। फिर मैं क्यों दबाऊं? फिर तो मैं कंज्यूम ही करूंगी ना। तो जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सेविंग लोग तभी करते हैं जब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, और जो इन्वेस्टर होता है वो डिमांड फॉर मनी तभी करता है जब उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। समझ में आई बात? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पे इफ आएगा, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई पीपल आर टेम्पर्ड टू सेव मोर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, यहाँ पे इफ है बेटा, इफ कर लेना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा पैसा सेव करेंगे, अगर कम होगा तो लोग कम करेंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो क्या कहते हैं, सेविंग इज द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर विल बी द सेविंग एंड वाइस वर्सा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेविंग है, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिमांड भी तो फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, पर दोनों इनवर्सली चलते हैं। दोनों बंदे अपना अपना फायदा सोचते हैं। वो कहता है जब मुझे कम मिलेगा मैं तब डिमांड करूंगा, वो कहता है जब मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा मैं तब पैसा सेव करूंगा, मैं तब सप्लाई करूंगा। तो दोनों ने अपना अपना फायदा सोचना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी देख लेते हैं डिटरमिन कैसे करना है। ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है परसेंटेज में। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे है डिमांड फॉर कैपिटल मतलब कि इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे है सप्लाई। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 था तो डिमांड बहुत ज्यादा थी इसकी और सेविंग कम थी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हुआ 2%, तो डिमांड आपकी कम हो गई, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली चलते हैं और ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, सप्लाई भी इंक्रीज होगी, बट डिमांड डिक्रीज होगी। तो इक्वल कहाँ पे कर रहे हैं दोनों? इक्वल 3% पे कर रहे हैं। डिमांड भी 50, सप्लाई भी 50। तो ये आपका जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाएगा। ओके। तो ये देखो, जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो रही है वो पॉइंट आपका बन जाएगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ओके, ये बन गया। तो ये देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो सेविंग देखो, सेविंग पहले इतनी थी, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। सेविंग पहले इतनी थी, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो गया, सेविंग यहां से बढ़ के इतनी इंक्रीज हो गई। लेकिन जो डिमांड पहले इतनी थी ये पीछे की ओर चली गई, ये पीछे आ गई। इसके ऑपोजिट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएगा तो ये इन्वेस्टर का फायदा होगा। वो क्या करेगा, डिमांड अपनी यहां से यहाँ पे लेके आ गया, यहां तक कर रहा है वो डिमांड। लेकिन जो सप्लाई है उन्होंने अपना फायदा सोचना है, उन्होंने सप्लाई यहां तक कर दिया। तो इस तरह से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमिन होता है जब आपका दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ये टेबल को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप एक बार इसको देख सकते हो, नहीं तो खुद से भी इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो टेबल की, इतना तो आप कर ही लोगे। तो आगे बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म की। हर एक थ्योरी के क्रिटिसिज्म होते हैं, सिंपल सी बातें भैया। अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ये बोला कि ये तो गलत है, फुल एम्प्लॉयमेंट तो होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट, इन्होंने बोला कि दोनों इंटरेस्ट के ऊपर ही चलते, इंटरेस्ट का फंक्शन है, ये भी गलत है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के कारण भी इफेक्ट हो सकती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण भी इफेक्ट हो सकती है। अगर हम बोलें कि लोगों की इनकम ही नहीं है, इनकम कम है,
और यहाँ कह लो कि इकोनॉमी में वैसे ही चीज़ों की महँगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत हाई रेट पे चल रहा है, तब लोग अपना खर्चा करेंगे उस इनकम से या पैसे सेव करना शुरू कर देंगे, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए। तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं। तो थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द रियल फैक्टर्स। तो स्टोरी डाल दिया यहाँ पे, थ्योरी है, ठीक है? तो इसको देख लेना। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ओनली ऑन द रियल फैक्टर्स लाइक सैक्रिफाइस, रिस्क एंड वेट, बट मॉनेटरी फैक्टर्स इस थ्योरी ने लिए ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि उसी की वजह से तो सबको जो लेंडर होता है उसको ये सारी चीज़ें बियर करनी पड़ती है, इसलिए उसको इंटरेस्ट देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। इक्विलिब्रियम बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो क्लासिकल जो हैं वो बोलते हैं कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिटरमिन हो जाएगा, बट ये नहीं है, ये आपको मॉडर्न थ्योरी में पता चल जाएगा। तो बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, ये थ्योरी है बेसिकली डिमांड फॉर कैपिटल इज ओनली फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट in the business. This theory ignores the demand for capital for consumption. In reality, money is also demanded for consumption. देखो इन्होंने बोला कि सिर्फ डिमांड है पैसे की हमने तभी करनी है अगर हमें बिजनेस में जरूरत है, पर आज के टाइम में क्या आपने देखा है कभी, हमें अगर अपने घर के लिए लोन वगैरह चाहिए तब भी हम लेते हैं, तब भी तो हम डिमांड करते हैं। और अगर देखा जाए मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है ईज़िली। तो एक तरह से आपको जो इंस्टॉलमेंट वगैरह पे मिल रहा है वो भी तो आपका लोन का ही एक तरह का क्रेडिट जो आपको मिल रहा है वो भी तो आपका एक तरह का लोन ही तो है। आप घर बनाने के लिए लोन ले सकते हो। अगर किसी की जो है वो सीज़नल इनकम है, सीज़न भर सीज़न ही उन्होंने अर्न करना होता है। 6 मंथ्स का सीज़न अच्छा खासा हुआ, तो वो बोरो करके ही तो अपना टाइम पास करते हैं जब तक सीज़न नहीं आता। जब सीज़न आएगा तब रिटर्न कर देंगे। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम डिमांड करते हैं पैसे की, ठीक है? तो इंटरेस्ट है जो वो रिवार्ड नहीं होता है, सेविंग का ही सिर्फ रिवार्ड नहीं होता है, ठीक है? तो जब आप केन्स की थ्योरी पढ़ोगे तब आपको बाकी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इस थ्योरी में इतना ही है। ये 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। लास्ट में बस इतना ही कहेंगे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। चैनल को आगे भी शेयर कीजिए सो दैट सबकी हेल्प हो सके, मेरी भी हेल्प हो सके, आपकी भी हो सके। तो ये चैनल का लिंक है, आप डायरेक्टली चैनल पे पहुंच जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आप करना चाहते हो और टॉपिक भी मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप प्लीज अपने टॉपिक्स हैं जो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, तो फिर हम दूसरे जो कोई भी टॉपिक्स हैं कुछ और सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना टाइम लगाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।